नमस्कार साथियों, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आप सबका स्वागत है। पूरे प्रचार में आपने देखा किस तरह से हमने एक पॉजिटिव नैरेटिव पर निर्भर किया और जो एक सरकार या एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि उसकी भूमिका समाज में क्या रहनी चाहिए, उस दायित्व का पूरा ध्यान रखा गया। आज ज्यादा समय नहीं बचा, मैं श्री राहुल गांधी से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जैसे मैंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वैसे ही हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, ख़त्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दो तीन चीज़ें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्थाओं में उनका पार्टिसिपेशन है, कॉरपोरेट इंडिया में क्या पार्टिसिपेशन है, जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है। तो मैंने स्वयं लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना को हम करेंगे, और वहीं मैंने कहा कि जो 50% का आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है, जहां 50% पर रिजर्वेशन को रोक रखा है, इस बैरियर को, इस दीवार को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तोड़ के परे कर देगी। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूं। और मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को कहा कि आप बढ़ाइए, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। झारखंड में हमारी स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहां भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहां भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। झारखंड में अरबपतियों को माइन, जमीन, जल, जंगल देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं। हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। फाउंडेशन हमारा हर महिला को बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए झारखंड की अगली सरकार देगी। ये हमारा फाउंडेशन है। झारखंड की हर महिला से कहना चाहता हूं, हर गरीब महिला से कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपको बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए मिलेगा।
फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 किलो हर महीने हर व्यक्ति को हमारी सरकार देगी। और गैस सिलेंडर के जो दाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ा रखे हैं, उसको हम 450 रुपए का कर देंगे। स्वास्थ्य योजना, राजस्थान में हमने एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य योजना लागू की थी। 25 लाख रुपए तक का वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस था और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। ऑपरेशन करवाना हो, हार्ट, पेट का, किडनी का, हार्ट का वाल्व बदलना हो, स्टेंट लगवानी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति इस योजना का फायदा उठा सकता था। वही एक्सपीरियंस हम झारखंड के लोगों को देना चाहते हैं और इसलिए हम झारखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, 15 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर कवर, आप प्राइवेट अस्पताल में कोई भी सर्जरी करवा पाएंगे, चाहे वो दिल की हो, किडनी की हो, लिवर की हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो। 15 लाख रुपए तक का जो बिल है, झारखंड की सरकार आपके लिए उसका पेमेंट दे देगी। किसानों के लिए धान की एमएसपी आज 2,400 रुपए प्रति क्विंटल है। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, 3,200 रुपए प्रति क्विंटल हमारी सरकार झारखंड के किसानों को धान के लिए देगी। और जो हमारे युवा हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार किया है, नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिया है कि अगले 5 साल में उनकी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दें। हम इसको अपना पूरा समर्थन देंगे और हमारी भी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को झारखंड में रोजगार मिले। 500 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में हम बनाएंगे और डिग्री कॉलेज हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा प्रोग्राम है। इसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने की है और जो यहाँ हम कह रहे हैं, ये हमारा कमिटमेंट है, हम ये झारखंड की जनता को देंगे। मेन चीज़ मैं झारखंड के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की रक्षा की लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की रक्षा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, बुद्ध भगवान के संविधान को, नारायण गुरु बसवना जी, फूले जी के संविधान को बचा रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी जो अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। और मैं यहां मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता ये कभी नहीं होने देगा, संविधान को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। धन्यवाद। एक सेकंड। अच्छा, एक और इशू है। 1.36 लाख करोड़ झारखंड की सरकार का है पैसा, वो दिल्ली की सरकार दे नहीं रही है। लैंड कॉम्पनसेशन का पैसा है, कोल रॉयल्टी का पैसा है, और ये झारखंड के खिलाफ बीजेपी की सरकार काम कर रही है। और झारखंड के लोगों को मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का, अदानी का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, ये आपके डेवलपमेंट का पैसा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का पैसा है, और ये आपको मिलना चाहिए था, और बीजेपी ने आपको ये नहीं दिया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। धन्यवाद। एक सेकंड, एक करके। रवि सिसोदिया, ANI। माइक दीजिए आप थोड़ा। सिन्हा जी माइक पहले जल्दी माइक रखिए। सर, आज आखिरी दिन है प्रचार का, और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का पहले नारा था बटेंगे तो कटेंगे। अब एक नया नारा आ गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आपका सवाल क्या है? वही नारे पे आपका सवाल है कौन सेफ रहेगा और कौन एक रहेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैंने मुंबई में भी इसकी चर्चा की। हमने, आप पता नहीं आपने देखा, हमने वहां पे पूरा नारा समझाया, सेफ दिखाया, और सेफ के अंदर धारावी का मैप था। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर अंबानी जी और नरेंद्र मोदी जी
अमित शाह जी एक रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। ये नारा है उनका। पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी जी के लिए चलती है। आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी अदानी को देते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की सरकार चलाती है। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। तो ये क्लियर है, लड़ाई विचारधारा के, दो विचारधाराओं के बीच में है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट दिए जाए, एक व्यक्ति को झारखंड की जमीन, जल, जंगल दिया जाए। कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये लड़ाई है। विनोद ओझा, दैनिक भास्कर। नमस्कार राहुल जी, आपसे ये पूछना है कि पिछली सरकार ने मतलब जेएमएम ने ये घोषणा की थी अपने, कहां दिख नहीं रहा है मुझे। ये सबसे लंबे। ये झारखंड सरकार ने मतलब हेमंत सोरेन जी ने पिछली बार वादा किया था कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी हर साल देंगे, लेकिन इस मामले में और मामले में उन्होंने काफी काम किया है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल ही पीछे रह गए, जबकि 5 साल का ये अच्छा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल पीछे रह गए हैं, काम हुआ है, मगर अगले 5 साल में एक्सेलरेटेड तरीके से काम होगा। हमारी सरकार, सब लोग जानते हैं कि जो बीजेपी की सोच है वो आदिवासियों के खिलाफ सोच है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने अरेस्ट किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं और झारखंड के चीफ मिनिस्टर पीछे नहीं हटे हैं। और उनसे ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी हैं। अंकित मिश्रा, पीटीआई। और बेरोजगारी का मेन जो बात है, और ये मैं हर प्रदेश में कहता हूं, जो आपने बेरोजगारी की बात उठाई, उसका मेन कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की। और ये दो चीजें, ये योजनाएं नहीं हैं, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं हैं, ये छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मारने के हथियार हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए किया है क्योंकि जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले जो इनोवेशन करते हैं, जो रोजगार देते हैं, वो खत्म हो जाएं और अदानी, अंबानी जैसे अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचें। तो ये नेशनल लेवल में इशू है और झारखंड की सरकार काम कर रही है, मगर माहौल बीजेपी के लोगों ने और पूरा स्ट्रक्चर बीजेपी के लोगों ने तोड़ रखा है। तो सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान चाहे भी तो रोजगार पैदा करना आसान नहीं है, क्योंकि बैंक के दरवाजे स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए बंद हैं, बैंक के दरवाजे अरबपतियों के लिए खुले हैं। 1 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का कर्जा माफ हुआ है। छोटे व्यापारियों का, किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो इसका मेन कारण यह है। मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, पूरा दम लगा के काम कर रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके पीछे। अंकित मिश्रा, पीटीआई। भैया एक एक करके प्लीज। एक सेकंड, लाइन में अनुशासन से रहिए। भैया प्लीज। हेलो राहुल जी, मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं। नहीं, एक सवाल जी। अच्छा, एक सवाल है, ये जो देखिए, हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सवाल मिले, मगर एक इशू है, सुनिए एक इशू है, एक सवाल पूछिए और संक्षेप में पूछिए प्लीज।
नेशनल पीपल पार्टी जो मणिपुर में उन्होंने एनडीए से अपना जो है सपोर्ट वापस ले लिया है, वहाँ पर फ्रेश वायलेंस जो हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है, बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। और एक बार फिर शांति आनी चाहिए। और जो मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा 4000 किलोमीटर हम चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी। और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। आग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी मिटा सकती है, क्योंकि हम मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और हम नफरत को मिटाते हैं। और भाषण में मैं कहता हूं, नफरत को नफरत नहीं हरा सकती है, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। एसआरपी मुकेश, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर, महागठबंधन की सरकार बनती है तो जैसा आपने बताया कि जो योजना है वो फ्री की जो योजना है, उसके लिए यदि केंद्र फंड नहीं करती है तो ऐसे में तो आम जन पे ही लोड पड़ेगा, तो आप पैसा कहां से लाएंगे? नहीं, सबसे पहले ये फ्री की योजना नहीं है, ये न्याय की योजना है। अगर आप जब अंबानी जी को, अदानी जी को 16 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है तो मीडिया में कोई नहीं कहता कि ये फ्री की योजना है, तब आप कहते हो विकास की योजना है। विकास हो रहा है, देखो देखो अदानी जी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया, देखो कैसा विकास हो रहा है। आप कहते हो, आप लोग कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। और जब महिलाओं को हम लाखों रुपए नहीं, 2500 रुपए, 3000 रुपए देते हैं तो आप कहते हो फ्री की योजना है। क्यों? या तो आप कहिए कि वो भी फ्री का है, या फिर आप कहिए ये भी विकास की योजना है। पहली बात यह है। दूसरी बात, झारखंड के पास भी पैसा है। यह नहीं है कि झारखंड के पास बजट नहीं है, उस बजट से हम अपनी योजनाएं चलाएंगे। मगर हमने सरकार से विनती की है कि जो झारखंड का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, वो पिछड़ों का पैसा है, दलितों का है, आदिवासियों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, वो वापस दीजिए। वो आपका नहीं है तो वापस दीजिए। और उस पैसे का भी हम प्रयोग करेंगे, हम दबाव डालेंगे। मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा कि झारखंड का पैसा भेजिए और उसका भी प्रयोग होगा। मगर ये जो आप कहते हैं फ्री की योजना, ये गलत शब्द है और मैं इसको सच बोलूं तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि आप अदानी को फ्री नहीं बोलते हो। और जब हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो कहते हैं फ्री। हम मजदूरों को की मदद करते हैं, मनरेगा करते हैं, का पैसा देते, कहते हो फ्री। फ्री नहीं है। I am Mukesh from Times of India. You talk about caste census, but in 2011 there was a survey about this, and even BJP says that Congress doesn't have any blueprint. Do you have any blueprint if you do a caste census? How will? What? What's your question? आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, बीजेपी कहता है
कहती है कि कांग्रेस के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है अगर कास्ट सेंसस हो भी जाए कि कैसे रिजर्वेशंस को उसको बढ़ाएगा. डू यू हैव एनी ब्लूप्रिंट फॉर दैट? So first of all, UP and Congress came out with the idea of a caste census. And I consider it a mistake that we did not implement it then. I consider it a mistake. We have a government in Telangana and we have a government in Karnataka. We are doing a detailed exercise, a public exercise, where we are having a conversation with different stakeholders in Telangana, and we are preparing the questions of the caste census through a public discussion. We have a very clear vision for the caste census, and I guarantee you that when we implement the caste census, which we will do, as I have committed in the Lok Sabha, and we will do in Jharkhand, it will be a huge step in the transformation and the development of this country. What is the blueprint and what is the idea? It's a beautiful idea. The idea is that today, 50%, approximately 50% of our population is from the OBC community. Approximately 15% is from the tribal, from the Dalit community, who have been disrespected for thousands of years, who have been called untouchables for thousands of years. And then there is the Adivasi community, 8%, who the BJP is trying to call Vanvasis. They are not Vanvasis, they are Adivasis. Right? Now, the problem is that these people do not have access to power. In fact, if I look at my media friends, look at the media companies, look at the owners of the media companies, there are no Adivasis, there are no Dalits, there are no backward caste people. It's the same in the judiciary, it's the same in the government. You look at all the senior positions in the government, you will not find an Adivasi, you will not find a Dalit, you will not find a backward man or woman. Right? So what are we going to do in the caste census? First of all, we're going to find out exactly what is the population of these communities. What is the population of Dalit community, tribal communities, OBC communities, different communities within these communities. Then we are going to do an institutional survey. So then we are going to say, okay, now what is the participation of these people in the government of India, in the institutions of India, in institutions like the Fourth Estate, media, corporate India. We're going to check, where are these people? Do they actually exist? Do they have power? We are also going to check how much of India's wealth is controlled by the Adivasis. How much of India's wealth is actually in Adivasis' hands? How much of India's wealth is actually in backward OBC communities' hands? How much of India's wealth is in Dalit hands? And then we will have a blueprint. We will have what in the 21st century is called gold data. We will have the data with which to make accurate, precise decisions. We will know that when 16 lakh crores are forgiven for 25 businessmen, that is money that has come from GST, that there is not a single OBC, not a single Dalit, not a single tribal person who got that money. This will become transparent, clear, it will be beautiful. Every person in India will know what access I have to power. How much, how is the wealth distributed, who has it? Right? When you go to a doctor, when you have an injury, you go to a doctor and he says to you, I think your leg is broken. Let's do an X-ray. What is he doing? He's getting data on your leg. He's checking, is there actually a break? Where is that break? And then once he's seen the break, he can apply medicine, he can do treatment. Caste census is going to give us the data to think about
development in India effectively. And we have spent hours and hours and hours and hours coming out with the blueprint. We have it. So, and the BJP people have no idea even how to do this, even if they wanted to do it. राहुल जी, मैं नीतीश हूँ इंडिया टीवी से। राहुल जी, सॉरी, मेन बात हिंदी में, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में सवाल अंग्रेजी में पूछा था, तो मैंने अंग्रेजी में बोल दिया, हिंदी में भी बोलना है। नहीं चलेगा, बोलना है। देखा ना आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी। एनडीटीवी के हो? एनडीटीवी, हाँ वही था, एनडीटीवी है। पकड़ लिया देगा? नहीं, एनडीटीवी नहीं चाहता कि मैं हिंदी में बोलूं। जाति जनगणना की बात अंग्रेजी में बोलिए। नहीं, देखिए, इन्होंने हमसे पूछा कि जाति जनगणना का ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, तेलंगाना में और कर्नाटक में हमारी सरकार है, और वहां पे हम जाति जनगणना के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। तेलंगाना में हम जनता के साथ डिस्कशन करके जो हमारे कास्ट सेंसस में सवाल जाएंगे, वो सवाल हम डेवलप कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन सजेशंस आ रहे हैं, जनता से आ रहे हैं, और हम लाखों लोग से डिस्कशन कर रहे हैं। जाति जनगणना का आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के युवाओं को बताना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कोई जानता नहीं कितने हैं, और जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी आबादी कोई जानता नहीं है, आपकी भागीदारी भी कोई जानता नहीं है। दलित 15% है, आपकी आबादी लोग जानते हैं, मगर आपकी भागीदारी कोई नहीं जानता। आपका पार्टिसिपेशन कितना है, पावर स्ट्रक्चर में आप कितने लोग हो, कोई नहीं जानता। आदिवासी 8%, बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इंसल्ट है, अपमान है आपका। आप 8% आपकी आबादी, भागीदारी कोई नहीं जानता। मगर जब मैं मीडिया के मित्रों को देखता हूं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखता हूं, जुडिशरी को देखता हूं, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, इनके मालिकों की लिस्ट देखता हूं, मुझे ना कोई आदिवासी दिखता है, ना कोई दलित दिखता है, ना कोई पिछड़े वर्ग का दिखता है। मीडिया के आप सबसे बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, एंकर्स की लिस्ट निकालिए, वहां आपको आदिवासी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग का कोई नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि 73% दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हैं, और इनका हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कितनी जगह है, कितना पार्टिसिपेशन है? इस सवाल का हम जवाब निकालना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, और मैं यह भी जानता हूं कि अगर हम उन कंपनीज के मालिकों की लिस्ट निकालें, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालें, जिन लोगों को करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, उस लिस्ट में आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का उसमें रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। इसलिए हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री के सामने कहा कि देखिए, हम करेंगे, हम पता लगाना चाहते हैं कि 73% के पास कितनी भागीदारी है, कहां कहां हैं ये लोग। मनरेगा की लिस्ट में मिलते हैं, मजदूरों की लिस्ट में मिलते हैं, लाइन लगी हुई है। हम पता लगाना चाहते हैं हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कहां है। जाति जनगणना का यह कॉन्सेप्ट है, और यह क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। इससे हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है।
डेटा जो 20th सेंचुरी में तेल काम करता था, उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे, अब डेटा वो काम करेगा। ये सोने से भी मतलब कीमती चीज है। हम देश का डेटा निकालना चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि इन संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम पता लगाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो धन है, जो जीएसटी है, वो कहां जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। सिर्फ अरबपतियों के हाथ जा रहा है या गरीबों के हाथ जा रहा है, किसानों के हाथ जा रहा है, और ये कौन है। तो एक प्रकार से मैंने कहा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक्सरे लेता है, आपकी हड्डी का एक्सरे लेता है। वो क्या है? वो डेटा है कि भैया फ्रैक्चर है, कहां कहां फ्रैक्चर है। ये हम जाति जनगणना से करना चाहते हैं। जाति जनगणना का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। और जो ओबीसी युवा हैं, दलित, आदिवासी युवा और गरीब जनरल कास्ट के युवा, ये आपके लिए जरूरी है। माइनॉरिटीज के युवा, ये आपके लिए जरूरी है, समझना जरूरी है। क्योंकि ये सारे जो रास्ते बंद हो रखे हैं आपके लिए, जो बेरोजगारी फैल रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पूरा का पूरा धन 20-25 लोगों के हाथ में जा रहा है। छोटे व्यापारी, जैसे मैंने भी बोला, छोटे व्यापारी जो देश को रोजगार देते हैं, खत्म किए जा रहे हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। जाति जनगणना के बाद हर आदिवासी युवा को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में आदिवासी कहां है। हर दलित को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में मेरा भाई कहां है, मेरा पिछड़े वर्ग का कौन कौन कहां है, सब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और उसके बाद हम सचमुच में डेवलपमेंट की बात कर सकेंगे। उसके बाद हम सचमुच में एक नए तरीके से हिंदुस्तान में विकास ला पाएंगे। ये जो हमारा सिस्टम है, जो आज सिस्टम चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी वाला है विकास का सिस्टम, जो मैंने आज आपको सेफ दिखाया, वो फेल हो गया, खत्म हो गया है। ये किसी काम का नहीं है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन का जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है, डेटा का पैराडाइम है, उसकी फाउंडेशन जाति जनगणना है। और हमने हजारों घंटे, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जाति जनगणना के बारे में डेवलप करने में, इसके बारे में सोचना, हमने काम किया है। तो हम रेडी हैं। तेलंगाना में इंप्लीमेंट होगा, कर्नाटक में इंप्लीमेंट होगा, झारखंड में हमारी सरकार आएगी, इंप्लीमेंट होगा। और फिर आप देखना, जो यहां पिछड़े वर्ग के युवा हैं, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, फिर आप देखना क्या होता है। सेलफोन का क्या फायदा है? आप सेलफोन चलाते हो, क्या फायदा है? डेटा मिलता है, पता लग जाता है क्या कहां है। वही हम जाति जनगणना के साथ करना चाहते हैं। राहुल जी, संजय पीएम और रंजन, अडानी के follow-up। रिश्ते को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं। आज एक पोस्टर के जरिए भी मुंबई में आपने बातें रखी है, यहां भी आपने बातें रखी है। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर आ गई है। बीजेपी ने कहा है कि अभी हाल ही में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार ने करोड़ों रुपए के निवेश करवाए अडानी से। इससे पहले तमाम दूसरे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां भी निवेश होते रहे। 1993 में चिमन भाई पटेल की सरकार के समय 10 रुपए स्क्वायर मीटर की दर से मुंद्रा पोर्ट के लिए जमीन दी गई। हाँ। तो जब खुद देखिए, आपके मुख्यमंत्री आपके शासित राज्यों में अडानी से आप सहयोग ले रहे हैं, तो फिर ये सवाल आप बार बार क्यों उठाते हैं? मैं ये बताता हूं, बीजेपी पूछ रही है। मैं बताता हूं, ये आपका अच्छा सवाल है। देखिए, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस, ठीक है। ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। मुंबई एयरपोर्ट जिसका था, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी का प्रेशर लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, उसको डराकर धमकाकर उससे एयरपोर्ट छीनकर अदानी को दिया जाता है। हिंदुस्तान के
जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, दूसरे बिजनेसेस को कहा जाता है कि तुम टेंडर नहीं करोगे, उनको परे कर दिया जाता है। ये लोग आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, धारावी 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन नॉन ट्रांसपेरेंट टेंडर, मैंग्रोव की जमीन जिससे पूरी मुंबई को नुकसान होगा, वो आप ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। धारावी के लोगों से पूछा ही नहीं आपने, उनको धमका के डरा के निकाल रहे हो। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये चोरी है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं है, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है, मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी। और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जा रहा है। तो आप ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके हम खिलाफ नहीं है, मगर फेक प्रोसेस, धमकी, सीबीआई, ईडी, सरकार के एमएलएस को, अदानी जी कहते हैं, वो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि राजनीतिक मीटिंग में जहां निर्णय लिया जा रहा था, महाराष्ट्र को गिराने का निर्णय लिया जा रहा था, उस मीटिंग में अमित शाह बैठे थे, उस मीटिंग में अदानी बैठा था। क्यों? अदानी जी महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसके खिलाफ है। लोगों ने एमएलए चुने हैं, आप करोड़ों रुपए देकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ रहे हो। बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहे हैं। एक है तो सेफ है का यही मतलब है, इसके खिलाफ है। अब अगर ड्यू प्रोसेस में अंबानी जी आए, अदानी जी आए, तो हम उसके खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हिंदुस्तान का कानून है। मगर जब आप ड्यू प्रोसेस को तोड़ रहे हो, एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टोरेज, हाईवे, डिफेंस इंडस्ट्री सारा पकड़ा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि ये एंटी नेशनल काम है। धन्यवाद साथियों। राहुल जी, जवाब राहुल जी, चलेगा? एक सवाल ये है, जवाब अभी चला? राहुल जी, अभी एक सेकंड, अभी राहुल जी को अब आगे भी जाना है। राहुल जी, तो सिर्फ आप एक सवाल है। प्रेस वार्ता को यहीं समाप्त झारखंड करें। का जो युवा आपका मतदाता बहुत-बहुत है, धन्यवाद। मैं संजय कि आप रंजन यहाँ बोल रहा हूँ आए। सर, आपने नाम पुकारा है, मेरा सवाल आपकी है। बारी उन्होंने ले ली तो अब क्या अब सर मेरी गलती Thank नहीं है you. इसमें। राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। राहुल जी, एक सवाल जो युवा मतदाता है, ये झारखंड के युवाओं के लिए ये हमारी गारंटीज हैं। थैंक यू। मोदी के लिए इसको लाइट को ऑफ कर ये सकते लाइट्स हैं? ऑफ करें तो आपके उस पर असर तो नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, इतना विरोध की जरूरत नहीं, मान गए। सी, वी ऑलवेज लिसन टू द मीडिया। धन्यवाद। वी डोंट लाइक टू बुली यू एंड ऑल दैट। शुरू करें। हाँ जी। आप सबने देखा, पिछले कुछ हफ्तों से हर पार्टी का आपने प्रचार देखा, नैरेटिव देखा, संवाद देखा। महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक विश्वास रहा है कि सकारात्मक कैंपेन होना चाहिए, लोगों के मुद्दे जरूर किसी भी कैंपेन और किसी भी प्रचार में आने चाहिए।
अब मैं तुलना नहीं करूंगा, आप खुद तुलना कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं कि कैसे किसका प्रचार है। राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारी पूरी पार्टी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि मुद्दों पर आधारित प्रचार हो और मुद्दों पर आधारित ही सरकारें चलें, मुद्दों पर आधारित ही राजनीति हो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रेस वार्ता को शुरू करें। नमस्कार। I'd like to welcome all of you here. महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है।